अगेन वेलकम टू द बैक बेंचर्स फिजिक्स। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th का फिजिक्स का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉपिक्स क्या क्या है। आपने इससे पहली वाली वीडियो देखी होगी व्हाट इज़ फिजिक्स वाली, और उसमें 2-3 चीज़ें कि हम अपने नोट्स कैसे बनाएं, क्या कौन सी बुक रखें, क्या रेफरेंस रखें, एनसीईआरटी कब पढ़ें, ये सब चीज़, ठीक है, जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है किसी क्लास 11th को स्टार्ट करने से पहले। फिर से चीज़ बोल रहा हूँ कि क्लास 11th में ज़रूरी ये नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, ज़रूरी ये है कि आप कितने टाइम तक पढ़ते हैं। बेसिकली आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है। अगर आप डेली 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे हो जाएंगे फिजिक्स में, ठीक है। वहीं अगर आप दिन के 7 से 8 घंटे पढ़ेंगे एक दिन में, जो आपने पूरा साल भर नहीं पढ़ा, तो आपको ऑब्वियसली दिमाग पे प्रेशर आएगा। और फिजिक्स एक दिन में समझने वाली चीज़ नहीं है। फिजिक्स को टाइम देना पड़ता है, तभी फिजिक्स आपको अच्छे से आती है। और फिजिक्स अगर आप समझ रहे हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर बोरिंग सा रहेगा, बट सेकंड चैप्टर से चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी। जब हम काइनेमेटिक्स के अंदर घुस जाएंगे तब आपको चीज़ें एक्चुअल वर्ल्ड में दिखने लगेंगी। तो हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं, बिकॉज यूनिट्स एंड मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है आपको चीज़ें फिजिक्स की बेसिकली न्यूमेरिकल चीज़ें समझने के लिए। सो हम देखते हैं व्हाट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। अगर देखी जाए चीज़ें तो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 4 पार्ट, 4 तरीके से हम करेंगे इसको। तो उसमें पहला टॉपिक आता है फिजिकल क्वांटिटीज। ये हो गया आपका पहला टॉपिक। फिर आता है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर आता है एरर एनालिसिस। एंड आता है इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला। ये 4 टॉपिक के इर्द गिर्द ये चैप्टर चलेगा, ठीक है। आई गेस मैंने सारे टॉपिक सही लिखे हैं, डी बिल्कुल सही लिखे हैं। फिजिकल क्वांटिटी, सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनर एनालिसिस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अब हाँ, पढ़ने का तरीका समझ लीजिए, हम किस तरीके से पढ़ेंगे या किस तरीके से नोट्स बनाएंगे आप। सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद उसका जो टेक्निकल फॉर्मूला या टेक्निकल डेफिनेशन है वो चीज़ पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप समझ जाएंगे और आपको डेफिनेशन एक बार में समझ आएगी। आपको दोनों चीज़ लिखनी है। पहले आपको जो आपने समझा है अपनी भाषा में लिखना है, उसके बाद आपको जो किताबी भाषा है, बुकिश लैंग्वेज है, उसमें लिखना है। सो हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। सो स्टार्टिंग विद द फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी स्टार्ट करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? सो बेसिकली ऐसी चीज जो मेजर करी जा सके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसी चीज जो मेजरेबल हो उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल, ये मार्कर कितने सेंटीमीटर का है, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। मेरी हाइट, मैं कितने फीट का हूँ, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। मेरा वेट कितना है, मेरा वजन कितना है, मेरा मास कितना है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। या टाइम, कितने बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, तो 5 PM, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। देखते हैं एग्जांपल से, देखते हैं, आपको समझ में आएगी चीज़ें। तो जैसे कि 10 PM टाइम हो गया हमारा, ठीक है, 10 PM। और क्या हो गया, मेरी हाइट कितनी है, 5 फीट है। नहीं, मेरी 5 फीट ज़्यादा है, ठीक है, 5 फुटिया नहीं हूँ मैं, बट 5 फीट। और क्या लिख सकते हैं आप, आपका वेट कितना है, 80 kgs, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर लिख सकते हैं आप, ठीक है। कितना डिग्री सेल्सियस चल रहा है भैया अभी, तो आप समझ लीजिए 31 डिग्री सेल्सियस चल रहा है अभी। तो इस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं। अब इसमें आप 2-3 चीज़ कॉमन देखेंगे। एक, अगर आप देखेंगे इस साइड पे 10, 5, 80, 30, ये कांस्टेंट है, ये वैल्यूज है, ठीक है। फिजिक्स की भाषा में इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड।
फिजिक्स की भाषा में इनको कहते हैं हम मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यूज। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब हाँ, ये जो इस साइड हो गया, ये आपका इस चैप्टर का पहला टॉपिक जो कहता है व्हाट इज यूनिट्स। इनको हम कहते हैं यूनिट्स। ठीक है, तो जो कॉन्स्टेंट्स है उसको हम मैग्नीट्यूड कहेंगे या न्यूमेरिकल वैल्यू कहेंगे, जो कि चेंज होती रही। ये भी चेंज होती है, बट इनका एक फिक्स्ड होता है कि हाँ ठीक है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, या इस यूनिट, ये यूनिट इस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये होगी इसकी यूनिट्स, ये दो चीजों पे। अब व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, हमने क्या समझा? एनीथिंग which is measurable। ठीक है, एनीथिंग which is measurable is known as physical quantities। अब हम इसको कैसा लिख सकते हैं शॉर्ट में कि ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? नंबर्स है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है, और ये क्या है? यूनिट है। तो हम क्या लिख सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी P इज इक्वल्स टू N। N क्या हो गया हमारा? न्यूमेरिकल वैल्यूज, और U क्या होगा? हमारी यूनिट होगी। ठीक है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब एक और बात, फिजिकल क्वांटिटी जो ये लिखी है हमने, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर 5 फीट बोला है यानी 5 फीट ही है। अगर मैंने बोला है कि 1 सेंटीमीटर, तो वो 1 सेंटीमीटर ही है। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमने बोला 1 मीटर, तो वो 1 मीटर ही है। अगर आप 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लोगोगे तब भी वो 1 मीटर ही है, यानी क्या है? कांस्टेंट। तो हमेशा क्या होगा? P इज इक्वल्स टू NU क्या होगा? कांस्टेंट होगा हमेशा, याद रखिएगा। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई? नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से जाइए और फिर से समझिए, बहुत आराम से समझिएगा। शुरुआत में फिजिक्स को धीरे धीरे समझना ही सही रहता है। सो इतनी चीज अगर आपको समझ में आई तो हम आगे बढ़ते हैं। सो हमने क्या देख लिया कि P इज इक्वल्स टू NU, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट इज इक्वल्स टू फिजिकल क्वांटिटी, जो कि होती है कांस्टेंट, है ना। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। क्या देखते हैं कि अगर हमने लिया 1 मीटर, 1 मीटर भैया कितना होता है? 1 मीटर होता है 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। सॉरी, मैं भी बैक बेंचर ही हूँ, मुझे भी इतनी फिजिक्स आती नहीं है, बट हाँ समझिए आप। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें क्या चीज़ दिख रही है? दोनों चीज़ बराबर है। मैंने क्या कहा था कि P इज इक्वल्स टू NU इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर बात बराबर है। तो हम क्या बोलते हैं कि भैया ये हो गया हमारा N1 1 मीटर, हो गया हमारा यूनिट 1। ठीक है, और 100 हो गया हमारा N2 यानी न्यूमेरिकल वैल्यू 2, और सेंटीमीटर हो गई हमारी यूनिट 2। ठीक है, यही चीज़ हमारी कांस्टेंट थी। यही था ना कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर बात बराबर। ठीक है, हमेशा P इज इक्वल्स टू NU इज इक्वल्स टू कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आई? अब इसको भैया आप डब्बे के अंदर कैद कर लीजिए, ये आपके समझने के लिए है कि फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट होती है। हाँ, अब हमने क्या देखा कि जो हमारा N है वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है भैया, कांस्टेंट है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम इसमें ये कर सकते हैं कि अगर हम N और कांस्टेंट को अगर नीचे भेज दें, यानी U, तो N इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बाई U हुआ। अब आपने 10th में एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर आप किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। पढ़ी थी आपने? अगर हम किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। सिमिलरली अगर हम किसी कांस्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी आएगी। देखो समझ जाओगे, अगर हम कांस्टेंट हटाएंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। तो ये चीज क्या कहना चाह रही है कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात कैसे है? ये क्या समझाना चाह रहा है कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी तो उसका यूनिट छोटा होगा। ठीक है, अगर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी तो यूनिट बड़ा होगा। इसका लाइव एग्जांपल देखें, यही ले लो, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? छोटी है। मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर से बड़ा है। 100 न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? बड़ी है। यूनिट क्या है? छोटा है।
ठीक है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेगी। आई बात समझ में? अगर कोई दोनों चीज़ों को बराबर कर दिया जाए, दोनों की यूनिट सेम है बट थोड़ी बड़ी छोटी है, तो उनके जो न्यूमेरिकल्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेंगे। ठीक है, हो गया बात। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी का जो बुकिश लैंग्वेज की डेफिनेशन है, वो क्या कहती है कि ऑल दोज क्वांटिटीज विच इज मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ऑल दोज क्वांटिटीज which is measured directly or indirectly and in terms of which the laws of physics can be expressed is called physical quantities। ठीक है, थोड़ी सी डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, फिर भी देखिए क्या बोलना चाह रही है। ऑल दोज क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज विच इज मेजर्ड, जो कि मेजरेबल हो। ये चीज तो हमने कही थी भैया कि ऐसी क्वांटिटीज जो मेजर हो सकती हो उसी को फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब भैया इतने मीटर में चल गया, इतना फुट है, यही बोलना चाह रहा है बेसिकली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एंड इन टर्म्स ऑफ विच, एंड इन टर्म्स ऑफ विच, उस तरीके से उसको लिखा जाए कि लॉज ऑफ फिजिक्स, मतलब लॉज ऑफ फिजिक्स को वो एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, उसको फिजिकल क्वांटिटीज कहा सकता है। यानी कि लॉज ऑफ फिजिक्स गड़बड़ी ना हो लॉज ऑफ फिजिक्स की, है ना, उसका ऐसा यूनिट सेम रहे, वो पढ़ेंगे हम आगे आके। बट हाँ, इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स इज नॉट वायलेटेड और कैन बी एक्सप्रेस सक्सेसफुली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो ऑल दोज क्वांटिटीज विच इज मेजर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक और बात, अगर आप एग्जाम में लिख करके आ सकते हैं, जरूरी नहीं है यही लिखिए, आपके मन से अगर आप कोई डेफिनेशन बना सकते हो और वो सही है तो बिल्कुल लिख करके आइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या कहना चाहते हैं, है ना, और कि भैया फिजिकल क्वांटिटीज क्या। ठीक है, तो ठीक है, ऐसी चीज जो मेजरेबल हो सकती है। अब मेजर, तीन चीज तो आपको पता होगी, क्या? एक हो गया भैया मास, ठीक है, मास हम मेजर कर सकते हैं, किलोग्राम, लेंथ, है ना, और टाइम, और टेम्परेचर, और क्या हो सकता है, एंगल, और बताओ भैया क्या हो सकता है। टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, एंगल हो गया, कुछ बच रहा है क्या? तब बहुत सारी चीज़ें बच रही है। ठीक है, एक्सेट्रा कर लो, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई जो आपको पता थी। अब जो चीज़ जो आपको नहीं पता है कि भैया ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मेजरेबल नहीं है और जो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर नहीं आती, वो भी चीज़ समझना जरूरी है ना। तो इमोशन, ठीक है, हमारे इमोशन, ये तो क्या हो गया भैया, ये हो गया हमारे मेजरेबल क्वांटिटी। ठीक है, मेजरेबल है। अब ऐसी क्वांटिटीज जो मेजरेबल नहीं हो, इमोशंस, किसी के प्रति हमारा प्यार, लव। अब आप अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार करते हो या लव करते हो किसी से, तो क्या वो बता सकते हो यार मैं तुमसे इतना प्यार नहीं बता सकते ना। ठीक है, मैं इतना प्यार कर सकता हूँ, इतना लव करता हूँ भैया तुमसे, उसका है क्या भैया कि यार मैं आपसे 10 ग्राम आपसे लव करता हूँ, सुनने में अच्छा थोड़ी लगेगा, है ना। तो भैया क्या हो गया, जो मेजरेबल चीज़ें क्या है, इमोशंस, हम बता नहीं सकते। सैडनेस हो गई, कोई कितना दुखी है, कोई कौन कितना हैप्पी है, हैप्पीनेस हो गई। ठीक है, लव हो गया, क्यूटनेस हो गई भैया, ये सब चीजें क्या है, नॉट मेजरेबल। ठीक है, क्यूटनेस अच्छा शब्द है, जैसे कि आप अपनी जो आपकी प्रेमिका है, आप उसको जाकर के बोलोगे कि यार तुम बड़ी क्यूट लग रही, तो आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि यार, परसेंटेज में थोड़ी बोलोगे, कंपेयर नहीं कर सकते ना। हाँ, कंपेयर कर सकते हैं यार तुम उससे ज़्यादा क्यूट लगती है, बट हाँ मजाक से हटके, इट इज़ नॉट मेजरेबल क्वांटिटीज। सो बढ़ते हैं आगे फिर से, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भैया क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने फिजिकल क्वांटिटीज देख ली, तब हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ होता है। पहला, इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप हो गया फंडामेंटल
फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। बाप रे, इग्नोर करिएगा, ये थोड़ा आसपास की आवाज़ है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और क्या हो गया हमारा, सेकंड हो गया हमारा डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो जब फिजिकल क्वांटिटी बनी तो हमने देखा कि यार बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी से बहुत सारी यूनिट्स बनी हुई है। तो उनको हम क्या करते हैं, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या एक फंडामेंटल क्वांटिटीज कर दी और एक डिराइव्ड क्वांटिटीज कर दी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर 7 यूनिट्स आई। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर 7 यूनिट्स आई। फंडामेंटल क्वांटिटीज को पहले समझ लेते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट हो, यानी उससे मतलब उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। उस यूनिट्स को तोड़ करके आप कोई दूसरी यूनिट नहीं निकाल सकते, उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। यानी फंडामेंटल समझ लो, जो बेसिक यूनिट होती है उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो भैया देखा इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट देखा, ऐसे यूनिट में देखा, ठीक है 7 निकल रही है तो हमने निकाल दी। अब 7 कौन से निकले, ठीक है, तो भैया देखते हैं 7 कौन से निकले। पहली आई मास किसमें है, केजी, किलोग्राम, ठीक है। दूसरा आया आपका लेंथ किस में चला, मीटर में, ठीक है। फिर क्या आया आपका टाइम किस में चला, सेकंड्स में। फिर क्या आया, टेम्परेचर किस में चला, केल्विन में, ठीक है। फिर आई आपकी 1 2 3 4 आपका आया 5 6 7 और क्या बच रहा भैया, लुमिनियस इंटेंसिटी। कैंडेला से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, CD कैंडेला होती है लुमिनियस इंटेंसिटी। बेसिकली आपको सिर्फ यही पढ़ना है, इसके आगे आपको इसका कुछ काम नहीं है, बट आप समझ लीजिए कि लुमिनियस इंटेंसिटी क्या होती है, कि कितनी लाइट एक सरफेस एरिया को हिट करके उसमें से इंटेंसिटी निकल, मतलब एक सरफेस एरिया है, वहां से कितनी लाइट आई, हिट करी और निकल गई, उसको हम लुमिनियस इंटेंसिटी बोलते हैं, या उसकी कैपेसिटी टू अब्सॉर्ब द लाइट और रिफ्लेक्ट द लाइट इज नोन एज लुमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। अब क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मोल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट, या पढ़ेंगे आप अभी, वही है अमाउंट ऑफ। कितना होगा भैया, 4 5 6, कौन सी बच रही है, करंट बच रहा है, ठीक है। क्या बच रहा है, करंट एम्पियर से इसको डिनोट करते हैं। व्हाट इज करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, इज नोन एज करंट फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लो हो रहा है वायर्स में, उसको करंट बोलते हैं, उसको हम एम्पियर से डिनोट करते हैं। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। अब चलो पहले पढ़ लो, उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, जो ऐसी क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट हो और उसको ब्रेक ना किया जा सके, उस क्वांटिटीज को बोलते हैं हम क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनी हो, उनको डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे, ठीक है। सो इसकी मैं आपको लिखवा देता हूँ, व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो आप लिखिए भैया, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या लिखेंगे इसमें आप, इट इज द इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज and are not broke further into any other
फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इट इज द इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज एंड आर नॉट ब्रोक फर्दर इनटू एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज देख लेते हैं। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज, पहले डिराइव्ड क्वांटिटीज को समझ लेते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है। एग्जांपल, व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज? तो डिराइव्ड क्वांटिटीज एरिया, एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। एरिया क्या होता है? एरिया को हम कैसे बोलते हैं? मीटर स्क्वायर। तो ब्रेथ भी तो लेंथ ही है, तो ये भैया डिराइव्ड। उसको ब्रोक करोगे तो फंडामेंटल क्वांटिटी निकलेगी। फिर आगे आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, मीटर क्यूब जिसको बोलते हो आप, है ना। ये भी सेम चीज हो गई, डिराइव्ड है, ठीक है। और क्या लिख सकते हो आप? आप लिख सकते हो स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस को आप देखोगे तो डिस्टेंस भी क्या है? लेंथ ही है एक तरीके से। और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, देखिए यहाँ पे। तो ये भी क्या हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई, ठीक है। इसको आप कैसा लिख सकते हो भैया? मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिखते हो ना, स्पीड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गई। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? एनी फिजिकल क्वांटिटी which is derived from the fundamental quantity या physical quantity। एग्जाम्पल लिखना लीजिए, ये तो भैया एग्जाम्पल, एरिया, वॉल्यूम एंड स्पीड। आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया एरिया, वॉल्यूम एंड स्पीड। चलिए, वेरी गुड, हो गया ये, आपको समझ में आ गया। मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका नोट्स ले लीजिए एंड चलते हैं हम आगे। तो लेट्स स्टार्ट, अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो व्हाट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स? पहले तो इसकी आप डेफिनेशन देख लीजिए कि अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स व्हिच इज यूज्ड टू मेजर ऑल काइंड्स ऑफ फंडामेंटल एज वेल एज डिराइव्ड क्वांटिटीज इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्यों बनाया गया? तो वो एक इस तरीके का सेट है कि आपको समझ में आए कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम किस तरीके से यूज करेंगे। कि भैया ऐसा नहीं कि जहाँ पे मीटर यूज होना चाहिए था वहाँ पे हम किलोमीटर यूज कर रहे हैं, नहीं, वहाँ पे मीटर ही यूज होगा। एग्जाम्पल के तौर पे स्पीड, हम स्पीड को मीटर पर सेकेंड में ही फंडामेंटल तरीके से यूज करते हैं या फंडामेंटल तरीके से उसको लिखते हैं। बहुत कम जगह आपको मिलेगा, हाँ, स्पीडोमीटर में आपको मिलेगा किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो वहाँ का फंडामेंटल वर्क है। बट हाँ, हम अगर हम बुकिश लैंग्वेज या फिजिक्स में देखें तो हम MK सिस्टम भी हम देखेंगे, तो हम उसमें क्या करते हैं? मीटर पर सेकेंड के हिसाब से लेकर के चलते हैं। ये कुछ रूल्स बनाए गए सिस्टम ऑफ यूनिट्स के तहत, ठीक है। कि अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट, व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स? अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स which is used to measure all kinds of fundamental units as well as derived quantities, ठीक है। ये सभी के लिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए भी, फंडामेंटल यूनिट्स के लिए भी और डिराइव्ड यूनिट्स के लिए भी, डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए भी, दोनों के लिए ये सेट बनाया गया, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब देखते हैं कि भैया सिस्टम ऑफ यूनिट्स कैसे काम करता है, क्या है, तो हम देखते हैं, ठीक है। सिस्टम, ठीक है। लेंथ, मास एंड टाइम, ये तीन चीजों में चलती है, ठीक है। मास, लेंथ, मास एंड टाइम, ये चीजें चलती है मेनली, ठीक है। देखते हैं भैया, तो पहला जो सिस्टम आता है वो आता है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम फर्स्ट जो आता है FPS
एस सिस्टम। ये बेसिकली फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा चलता है। FPS का सिस्टम क्या होता है? F फुट, लेंथ को वो फुट से मेजर करते हैं। P मास को वो पाउंड से मेजर करते हैं। और S टाइम को वो सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका FPS सिस्टम। बेसिकली हम जो भी यूनिट्स लिखेंगे FPS सिस्टम के अंदर वो फुट, पाउंड और सेकंड के टर्म्स में, सेकंड की यूनिट्स में हो। दूसरा आता है आपका CGS सिस्टम। ये बहुत पहले चलता था। ठीक है, CGS सिस्टम। CGS में हम लेंथ को सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, मास को हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और टाइम को हम सेकंड से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आपके पास आया क्या? MK सिस्टम, लेटेस्ट MK सिस्टम। MK सिस्टम क्या बोलता है कि लेंथ को हम मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मास को हम किलोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, और एज यूजुअल टाइम को तो सेकंड में ही करते हैं ऑलवेज। ठीक है, तो ये 3 सिस्टम आए और हम करेंटली ये सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, फिर भैया आए नहीं, कौन आए? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आए कि नहीं भैया हम तो ये चीज़ नहीं चलने देंगे, हमको ये चीज़ मंजूर नहीं है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने कहा कि नहीं भैया हम हमारे, आपने तो 3 ही लिखे, 3 ही यूनिट है, बट हमने तो अभी बताया कि भैया फंडामेंटल यूनिट 7 है, उनका क्या करें? ठीक है, तो फिर हमारे पास एक नया सिस्टम लेकर के आए भैया, SI सिस्टम। पढ़ा होगा आपने, व्हाट इज द SI यूनिट, इस तक के पढ़ा, तो ये यहीं से आया। तो SI सिस्टम ने क्या करा कि भैया हम कितनी चीज़ें रखेंगे? हम भैया रखेंगे 7 चीज़ें। हम रखेंगे मीटर भी रखेंगे, हम किलोग्राम भी रखेंगे। ठीक है, हम सेकेंड्स भी रखेंगे। ठीक है, हम एम्पियर भी रखेंगे, हम कैंडेला भी रखेंगे। ठीक है, जिसको सीधी से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या रखेंगे? हम केल्विन भी रखेंगे। ठीक है, सबको लिख देते हैं केजी, मीटर, एम्पियर। ठीक है, और हम मोल भी रखेंगे। ठीक है, मोल भी रखेंगे। कितनी चीज़ हो गई? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कंप्लीट। ठीक है, हम तो भैया 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमने निकाली थी। ठीक है, तो MKS ने तो 3 ही यूनिट दी थी, बाकी अगर टेम्परेचर आएगा तो हम यहाँ से कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते। तो बुक में कभी कभी ये सवाल रहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SI एंड MKS? नथिंग। ठीक है, SI जो MKS इज द सबसेट ऑफ द SI यूनिट। ठीक है, MKS सिस्टम इज द सबसेट ऑफ द SI सिस्टम, सिंपल। SI MKS मतलब SI के अंदर 3 चीजें, यहाँ तो वही तो चीजें सेम है। ठीक है, तो बेसिकली ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, एंड छोटी सी बातें यार कर लोगे। हट जाता हूँ मैं, नोट बना लीजिए। ठीक है, बढ़िया तरीके से बन गए, आगे चलते हैं। हाँ तो भैया आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से एक चीज़ कि भैया गलतियाँ तो इंसान से ही होती है ना। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जिन्होंने बनाया था उनसे भी एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, वो 2 यूनिट भूल गए। ठीक है, जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स दी उन्होंने उसमें 2 यूनिट छोड़ दी, खा गए वो लोग। ठीक है, तो भैया उनको बाद में अकल आई, बोला कि यार 2 यूनिट तो छोड़ दी है, अब हम उसमें ऐड नहीं कर सकते क्योंकि बार बार थोड़ी ना बताएंगे हम गलत है। तो उसने भैया एक और टॉपिक निकाल दिया जिसके लिए आपका सिलेबस बढ़ गया। तो हम दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं जिसका नाम है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। supplementary units. So what is supplementary units? तो what is supplementary units? कि supplementary का मतलब क्या होता है? supplementary का मतलब क्या होता है? supplementary का मतलब क्या होता है कि भैया कोई चीज़ कम पड़ जाए तो हमने प्रोवाइड करवा दी। तो इन्होंने भी यही किया कि भैया वहाँ पे भूल गए और अब जाकर के भैया ठीक है हमको ठीक करनी है तो हमने एक नई यूनिट बना दी सप्लीमेंट्री यूनिट। अब कौन सी 2 यूनिट भूल गए?
2 यूनिट कौन सी भूल गए? तो ये लोग 2 यूनिट भूले थे। एक भूले तो भैया रेडियन, ठीक है, सॉरी ये तो यूनिट का नाम हो गया। ये लोग भूल गए थे प्लेन एंगल, और एक भूल गए थे सॉलिड एंगल। ये 2 क्वांटिटीज भूल गए थे जिनकी यूनिट्स होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। फिर इनको बाद में अकल आई तो भैया इन्होंने ये चीज़ बनाई, बाकी तो वो तो बहुत बड़े इंसान है, बहुत महान इंसान है, ठीक है। तो अब आपको ये 2 चीज़ें और पढ़नी है, व्हाट इज प्लेन एंगल एंड व्हाट इज सॉलिड एंगल। ये चीज़ आप देखिए, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने वाली बात है, ठीक है। समझ में आ गई? तो थोड़ा छोटे तरीके से लिख दे कि भैया देखो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स एक हो गया आपका प्लेन एंगल, और हो गया आपका क्या, सॉलिड एंगल, ठीक है। तो हम पहले समझते हैं, पहले क्या समझे, पहले समझते हैं व्हाट इज प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल क्या होता है, ठीक है। तो प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल होता है कि ठीक है, हमने मान लिया कि एक सर्कल है, लेट्स अज्यूम एन सर्कल, ठीक है। एक सर्कल है हमारे पास, बढ़िया सा परफेक्ट सा सर्कल, ठीक है। सर्कल है, उसके बाद हमने एक आर्क ले लिया। हमने क्या आर्क ले लिया? एक आर्क ले लिया, ठीक है। एक आर्क ले लिया ए एंड बी, ये आर्क ले लिया हमने, ठीक है। ये आर्क ले लिया और ये रेडियस ले लिया, इसकी हो गई रेडियस। दिस इज एन आर्क, ये हो गया इसका आर्क, ठीक है। तो किसी भी सर्कल के आर्क से उसका रेडियस जो एंगल सबटेंड करेगा सेंटर की तरफ, उस एंगल को हम क्या कहेंगे? प्लेन एंगल, ठीक है। समझ में आई बात? वापिस समझो, हजम नहीं हुई बात, हजम नहीं हुई, समझ लो। सर्कल है, सर्कल है भैया, वो 2 आर्क है, मैं सेंटर पे खड़ा हूँ, वो 2 आर्क है, सेंटर ने मेरी तरफ जिस एंगल से उसको सबटेंड किया, वो जो एंगल बना सर्कल की तरफ, वो एंगल क्या है? प्लेन एंगल है, ठीक है। उसको थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका अगर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख ले तो प्लेन एंगल, ठीक है, जिसको हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं, उसको किस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो उसका लिखा जाएगा आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, या इसी को हम लिख सकते हैं रेडियन। रेडियन इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। चीजें आपको समझ आई होगी, बट फिर भी आपको एक अंदर खुजली चली कि नहीं चली मुझे तो नहीं पता, बट चलनी चाहिए थी कि भैया 1 रेडियन कितना होता है? रेडियन क्या है? रेडियन को हम कैसे समझे? जैसे कि मीटर को तो समझ जाते हैं, 1 मीटर इतना 1 मीटर होता है, लेकिन रेडियन को कैसे फील करें? तो इसके लिए भैया मेरे पास एक तरीका आप समझिए कि क्वेश्चन ले लेते हैं हम एक बढ़िया सा, क्या, व्हाट इज 1 रेडियन, ठीक है। व्हाट इज 1 रेडियन, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क्स बना देते हैं, ठीक है। व्हाट इज 1 रेडियन, तो आ जाओ भैया वापस सर्कल की तरफ, कि हमने ले लिया एक सर्कल, हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक है। सर्कल ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस सर्कल का जो रेडियस है, ठीक है, हमने एक आर्क को काट लिया, ठीक है भैया, ये आर्क है, ये ए बी एक आर्क है, ठीक है, ये आर्क है, ये एंगल सबटेंड कर रहा है, ये रेडियस आर है, ठीक है। अब 1 रेडियन को समझिए कि जितना ये रेडियस है उसी के लेंथ का आर्क अगर हमने ले लिया, तो ये जो आर्क है, ठीक है, समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने क्या किया कि जो आर्क है, इफ, ठीक है, इफ
if we take AB as an arc of the circle, which is equal to the radius of the circle, then the angle subtended by the arc is called 1 radian. समझ में आई? If we take AB as an arc of the circle, which is equal to the radius of the circle, then the angle subtended by the arc is called 1 radian. ठीक है, बेसिकली हम जितना बड़ा रेडियस था सर्कल का उतना ही बड़ा अगर हमने आर्क काटा तो जो एंगल सबस्टेंड हो रहा होगा उसी एंगल को 1 रेडियन कहा जाएगा. ठीक है, थोड़ा सा फील आया होगा कि भैया इतना बड़ा है, इसी पार्ट को हमने इतना ले लिया तो जो एंगल सबस्टेंड हुआ वो 1 रेडियन के बराबर हो गया. वेरी गुड, समझ में आ गया. और हाँ, ये चीजें पूछ लेते हैं कभी कभी, याद रखना. ठीक है, बहुत ईजी है. चलो बढ़िया, बड़े होशियार हो, तुमको तो सब समझ में आ रहा है. चलो आगे चलो, लिख लेना पॉज करके. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. तो भैया व्हाट इज सॉलिड एंगल? हाँ, व्हाट इज सॉलिड एंगल? तो भैया चलो इसके लिए भी हम क्या लेंगे? इसके लिए हम सर्कल नहीं लेंगे, इसके लिए हम स्फीयर लेंगे. क्या लेंगे? इसके लिए हम लेंगे स्फीयर. तो भैया हमने ये लिया स्फीयर, बड़ा सा स्फीयर. ठीक है, हमने स्फीयर ले लिया. ये क्या है? स्फीयर है, याद रखना. क्या है? स्फीयर समझते हो? गेंद, बॉल, क्रिकेट बॉल, स्फीयर. वेरी गुड, समझते होंगे यार, इतने तो उसे ना. और ये हो गया उसका सेंटर, तो ठीक है भैया. अब हमने क्या किया कि इस स्फीयर में एक छोटा सा एरिया ले लिया. इस स्फीयर में हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया, उस एरिया को कट कर लिया. ठीक है, एरिया हो गया हमारे पास. इसको हमने बोल दिया ये एरिया है डेल्टा ए के बराबर. ठीक है, ये डेल्टा वाला कॉन्सेप्ट हम बाद में आपको समझा देंगे कि डेल्टा ए के बराबर है. तो ये एरिया जो बीच में एंगल सबस्टेंड कर रहा होगा ना, एंगल सबस्टेंड कर रहा होगा बीच में इस तरीके से, उस एंगल को हम बोलेंगे ओमेगा. यही एंगल सॉलिड एंगल कहलाएगा. पता है दिमाग में थोड़ी बात को इसमें थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है, बट समझो कि स्फीयर है. फील करते हैं हम, फील. स्फीयर है, स्फीयर के अंदर आ जाओ. स्फीयर के अंदर आ गए, स्फीयर के अंदर हम सेंटर पे बैठ गए. सेंटर पे एक हमने एरिया समझ लिया. अब हम उस एरिया को देख रहे हो अपनी तरफ, जो एंगल बन रहा है, जो एंगल हमारी तरफ बन रहा है. ठीक है, जो एंगल हमारी तरफ से बन रहा है वही एंगल ओमेगा सॉलिड एंगल कहलाता है. ठीक है, वही एंगल ओमेगा सॉलिड एंगल कहलाता है. तो ओमेगा को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं भैया बताओ? ये हो गया उसका आर, ये हो गया इसका सरफेस एरिया. ठीक है, तो ओमेगा को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ओमेगा को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा ए, जिसको बोलेंगे हम सरफेस एरिया, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर ऑफ द रेडियस का स्क्वायर. इसको बोलेंगे हम क्या? ओमेगा. या बोलेंगे इसको क्या हम? सॉलिड एंगल. या इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेर एरिया. इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट हो गई स्टेर एरिया. इससे पहले जो हमने पढ़ा था प्लेन एंगल, उसकी यूनिट क्या थी? रेडियन. ठीक है, इसकी यूनिट हो गई स्टेर एरिया. और ये हो गया इसका फॉर्मूला, छोटा सा ही फॉर्मूला भैया, एरिया अपॉन रेडियस. फिर से खुजली मची कि भैया ठीक है
स्टेरेडियन क्या होता है वो तो बता दो। तो भैया आ जाओ वापिस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज 1 स्टेरेडियन। ठीक है भैया आ गए। फिर से स्फीयर पकड़ो। ठीक है भैया हमने फिर से स्फीयर पकड़ लिया, आपने कहा तो ठीक है पकड़ लिया स्फीयर हमने। ठीक है फिर से हमने क्या स्फीयर पकड़ लिया, स्फीयर पकड़ लिया, उसमें एरिया पकड़ लो। ठीक है भैया ये हमने सरफेस एरिया भी पकड़ लिया, सरफेस एरिया पकड़ लिया डेल्टा ए। ठीक है इसको जाने से पहले मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको स्टेरेडियन समझ में नहीं आया, इसका एक एग्जांपल देख लो। ठीक है आइसक्रीम खाई है आपने, आइसक्रीम कोन बेस्ट एग्जांपल। ठीक है ये है हमारा आइसक्रीम कोन है ना, ये कोन हो गया, इस पर हमने भर दी आइसक्रीम, भर दी। तो भैया यहाँ पे जो एंगल सबटेंड हो रहा होगा ना, ये आर्क हो गया आपका, यहाँ पे जो सबटेंड हो रहा होगा ना ओमेगा, जो आप नीचे का कोन ऐसे निकाल करके खा जाते हो वही ओमेगा। यही है क्या, यही है आपका क्या यही आपका क्या है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। वेरी गुड। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी संतुष्टि के लिए मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। तरबूज का भी एग्जांपल ले सकते हो आप, वाटरमेलन, उसको काट दो बीच में से जो एंगल सबटेंड हो रहा होगा। चलो सेंटर की तरफ हमने ले लिया डेल्टा है। ठीक है ले लिया, इसका ये एंगल पकड़ लिया हमने क्या। ठीक है यहाँ पे ओमेगा बना रहा होगा, दिख रहा है, हाँ ओमेगा बना रहा होगा, और ये आर। अब इसमें एक ट्विस्ट है, जो ये डेल्टा है ना सरफेस एरिया ना, ये आर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। समझ गए, हमने एरिया लिया, जो एरिया है वो आर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है तो अब लिखिए 1 स्टेरेडियन can be defined when the surface area of the sphere is equivalent to the square of the radius then the angle subtended towards center is referred to 1 स्टेरेडियन। वेरी गुड। चीजें समझ में आई कि भैया देखो, इसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू से भी समझ लो कि भैया क्या था। अगर आपको ओमेगा निकालना है तो हम कैसे डेल्टा ए बाय आर स्क्वायर निकाल लेते थे। हमने क्या देख लिया, डेल्टा ए आर स्क्वायर के हमने यहाँ पे बराबर लिया, तो क्या हो गया आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, कितना आ गया 1 स्टेरेडियन। भैया आगे नहीं आएगा, हाँ समझ में आ गई होगी आपको चीज़ें। फिर से मैं समझाता हूँ। 1 स्टेरेडियन कैन बी डिफाइंड व्हेन द सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर इज इक्विवेलेंट टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। वेरी गुड। देन द एंगल सबटेंडेड टुवर्ड्स सेंटर इज रिफर्ड टू 1 स्टेरेडियन। आ गया होगा आपको समझ में, होशियार तो हुई। फिर भी देखिए, एक 1 स्टेरेडियन कैन बी डिफाइंड व्हेन द सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर इज इक्विवेलेंट टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, देन द एंगल सबटेंडेड टुवर्ड्स द सेंटर इज रिफर्ड टू द 1 स्टेरेडियन। वेरी गुड, समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कि सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स जो डेली लाइफ में हमको काम आएंगे और न्यूमेरिकल में तो बेहद काम आएंगे। तो देखते देखते हम फिजिकल क्वांटिटीज के लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, दैट इज सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो अब हम देखते हैं कि ऐसी प्रैक्टिकल यूनिट्स जो हमको बहुत कॉन्स्टेंटली यूज आने वाली है हमारे फिजिक्स के इसमें। तो देखते हैं बेसिकली दो ही चीज़ें ज़्यादा काम में आती है, दैट इज यूनिट ऑफ लेंथ एंड यूनिट ऑफ मास। ठीक है, तो इसमें कुछ कॉमन यूनिट्स है जो आपको थोड़ा सा रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा जिसका। ठीक है, तो इस 1 फर्मी, तो 1 फर्मी कितना होता है, 1 फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर।
1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है, अभी याद करते चलो। 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। व्हाट इज 1 एंगस्ट्रॉम? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। व्हाट इज नैनोमीटर? 1 नैनोमीटर हो गया 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। इसमें सिर्फ एक जीरो का फर्क है। 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। Now what is micron? 1 micron is equals to 10 to the power minus 6 मीटर। ये हो गई सबसे छोटी यूनिट्स की बात। ये क्या हो गई? ये थोड़ी स्मॉलर यूनिट्स की बात कर दी हमने। बड़ी यूनिट्स आपको पता है मीटर, किलोमीटर। उससे बड़ी यूनिट होती है 1 लाइट ईयर। ठीक है, 1 लाइट ईयर 9.46 into 10 to the power 15 मीटर। It is the largest unit. It is the largest practical measurable unit. ठीक है, बट ये आई कैसे? देख ले इसको एक बार। ठीक है, इसको ये आई कैसे तो देखते हैं। ठीक है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं लेंथ, लेंथ अपॉन टाइम। टाइम को हम इधर भेज देते हैं। क्या हो गया भैया? लेंथ इज इक्वल्स टू स्पीड गुणा टाइम। याद रखो, स्पीड इज इक्वल्स टू सॉरी लेंथ इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। थोड़ी सी जगह कम है। स्पीड इज इक्वल्स टू, इधर देख ले, क्या देख ले, क्या हो गया? स्पीड इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, तो हमने क्या ली? हमने क्या लिया? हमने लिया लेंथ। ठीक है, लेंथ ली। हम वही मेजर कर रहे हैं क्या? लेंथ, लेंथ की मेजरमेंट निकाल रहे हैं। लेंथ ली, हमने क्या लिया? 1 साल का वक्त लिया। हमने क्या देखा कि भैया लाइट को एक लाइट 1 साल में कितना ट्रेवल करती है। तो हमारे पास क्या थी? हमारे पास हो गया स्पीड। हमारे पास क्या आ गई? स्पीड ऑफ लाइट आ गई। ठीक है, और टाइम आ गया। टाइम कितना? 1 साल का, 1 ईयर का। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट आ गई और हमारे पास क्या आ गया? 1 साल का टाइम आ गया। अब हमने क्या देखा कि भैया ठीक है, हमारे पास ये 2 चीजें आ गई। तो हमने लेंथ निकाला। लेंथ क्या, किस चीज का लेंथ निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं 1 लाइट ईयर का लेंथ। 1 लाइट ईयर का लेंथ निकाल रहे हैं। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट? 3 into 10 to the पावर होती है। टाइम हमारे पास कितना है? तो 1 साल के अंदर कितने? 365 डेज होते हैं। एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं और 24 हर एक दिन के हर घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, अब उसको एक बार देख लेते हैं कितना आएगा। तो यह कैलकुलेटर निकाल लिया जाए, हथियार निकाल लिया जाए। ठीक है, हमने क्या खोला? हमने खोला, फटाफट खोल लेते हैं हम। आप भी देखिए, हमने खोल लिया कैलकुलेटर। कैलकुलेटर देखा तो देखते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा। हमने क्या किया? हमने लिया 3 into 365 into 24 into 60 into and again 60 94608,000। ठीक है, 94608,000 क्या हो गया? 94608,000 into 10 to the power 8। अब इसको बढ़ा लेते हैं। कितना? 9 पॉइंट, कितने पॉइंट लिया? 1 2 3 4 5 6 7 9.4 कर दिया, 46 कर दिया। और कितने हम इधर लाए? 1 2 3 4 5 6 7 7 लाए तो 7 इसमें ऐड कर दो। 8 में 7 ऐड करेंगे कितना आएगा? 15। ये लो भैया, यही वैल्यू यहाँ पे लिखी है हमने। ठीक है, ये अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। हर बार नहीं समझाते बैठेंगे कि 1 लाइट ईयर कितना है, एक बार में समझ जाओ। चलो वेरी गुड, समझ गए।
बढ़िया स्टूडेंट, वेरी गुड बैक बेंचर्स। चलो, तो ये हमने देख लिया, क्या चीज़ देख ली हमने, यूनिट ऑफ लेंथ देख ली, स्मॉलर भी देख ली और लार्जेस्ट भी देख ली। ठीक है, स्मॉलेस्ट भी देख ली और हमने क्या देख ली, लार्जेस्ट भी देख ली। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मास। मास में बहुत लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि टन, क्विंटल और पाउंड में कैसे निकालेंगे। ठीक है, टन, क्विंटल और पाउंड्स, टन, क्विंटल और पाउंड्स। तो एक टन कितना होता है, एक टन या एक मीट्रिक टन हो जाता है 1000 किलोग्राम। एक टन या एक मीट्रिक टन हो जाता है 1000 किलोग्राम। एक क्विंटल होता है 100 ग्राम, 100 किलोग्राम, है ना। एक पाउंड या एक एलबी, पाउंड को एलबी से भी डिनोट करते हैं, कितना होता है 0.5346 किलोग्राम, 0.5346 किलोग्राम, सॉरी 4536 किलोग्राम। ठीक है, अब 1 CSL। CSL क्या है, CSL है चंद्रशेखर लिमिट। 1 CSL क्या है, 1 CSL या 1 चंद्रशेखर लिमिट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल मेजरेबल यूनिट जो कि हमने अभी तक मेजर करी है। मास कितनी होती है, तो ये होती है 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन, नॉट द अर्थ। ठीक है, इट इज 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। ठीक है, ये लार्जेस्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है विच इज द लार्जेस्ट मेजरेबल यूनिट फॉर द मास, तो आप लिख सकते हैं 1 CSL चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, बस आपका ये खत्म होता है, फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट खत्म होता है। पहला लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले टॉपिक में मिलेंगे, दैट इज डायमेंशनल यूनिट्स। ठीक है, डायमेंशनल क्वांटिटीज, या आप जिसमें देखेंगे डायमेंशंस क्या होते हैं, MLT वगैरह वगैरह चीज़ देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।